हाउ आर यू टेंथ क्लास स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं आपका इरोजन फोर्सेज, पावर ऑफ विंड एंड हाइड्रो पावर। देखिए, इरोजन फोर्सेज है उसको हम पिछले वीडियो के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। एक्सटर्नल मोल्डिंग फोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे, यानी सरफेस के ऊपर जो फोर्स वर्क करते हैं, सरफेस के नीचे जो फोर्स वर्क करते हैं उनके बारे में बेसिकली हमने देख लिया। वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक वगैरह के बारे में जाकर के आप देख सकते हैं, उनको वीडियोज ऑलरेडी है। तो देखिए, पावर ऑफ विंड है, इसकी बात करते हैं। तो विंड की पावर से आप वैसे भी यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने हमारे लिए अलाइव रहने के लिए कितना जरूरी है विंड। आप देखते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली जो गैसेज हैं जिनका हम ट्रांसफर करते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमंस हैं जिंदा रहने के लिए इस अर्थ के ऊपर, तो अलाइव रहने के लिए भी यहाँ पे जो विंड है वो काफी ज्यादा जरूरी है। एटमोस्फियर की जो लेयर है, सरफेस है, वो किससे बनी हुई है? एयर से बनी हुई है, जिसके अंदर जितने भी गैसेज हैं वो वहां पे विंड है। लेकिन यहाँ पे जब पावर ऑफ विंड की आप बात करते हैं तो कई बार जो विंड है वो इतनी पावरफुल होती है, जो हवाएं वो इतनी पावरफुल होती हैं। अच्छा, ये बनती कैसे है? देखिए, जब एक जगह के ऊपर हाई प्रेशर होता है एंड दूसरी जगह के ऊपर प्रेशर है वो लो होता है। कैसे? जब यहाँ पे एटमोस्फेयर के अंदर जब क्लाउड्स वगैरह होते हैं, जब रेनी सीजन होता है, तो हर जगह पे जो हीट है वो अनइवन नहीं हो सकती। जैसे अगर किसी भी चीज को अगर आपको फ्लो करना है, किसी चीज को आपको फेंकना है, ठीक है, तो वहां पे आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। पोटेंशियल, काइनेटिक एंड टाइप्स ऑफ एनर्जीज आज आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो वैसे ही यहाँ जैसे अगर विंड को फ्लो करना है तो इसको भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। वो एनर्जी है वो कहां से आएगी? टोटल यहाँ पे एनर्जी का सोर्स है वो क्या है आपके पास में? सन। ठीक है, जितनी भी एनर्जी है वो आती है किससे? आती है सन से आती है। अब सन है वो एनर्जी जब देता है तो सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी यहाँ पे इसके चारों तरफ जहां जहां तक इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वहां तक इसकी एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ठीक उसी तरह से अर्थ के पास में भी इसका सन से जो एनर्जी आती है उसका कुछ पार्ट हम तक पहुंचता है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी है, अब जब रेनी सीजन होगा तो अनिवन रूप से जो डिस्ट्रीब्यूट है वो होने लगती है, मतलब कंप्लीटली हर जगह पे इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। तो जिस वजह से क्या होता है कि कहीं पे जो एयर है, तो कहीं पे जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, तो वहां की एयर है वो एयर है ज्यादा हॉट हो जाती है। और कहीं पे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो वहां की जो एयर है वो थोड़ी ठंडी हो जाती है। यानी एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है टेम्परेचर के अंदर, एयर में। और ये जो इम्बैलेंस है, इससे ही प्रेशर क्रिएट होता है, कहीं हाई प्रेशर तो कहीं लो प्रेशर। एंड फ्लो ऑफ एयर क्या है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर जब फ्लो करती है तो उसको विंड बोल देते हैं हम। और जब वहां पे उसकी पावर है वो काफी ज्यादा होती है, स्पीड कई कई बार तो इतनी ज्यादा स्पीड होती है कि जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, चट्टाने होती हैं, उनके फेस को भी जो हवा है वो लिफ्ट कर देती है अपनी पावर से। इतनी ज्यादा पावरफुल हवाएं वो चलती हैं। विंड मिल क्या है? पवन चक्की आप सभी को पता है किस लिए स्टैब्लिश करी जाती है? जहां पे एयर की स्पीड है वो ज्यादातर 72 यहाँ पे 100 या फिर 150 किलोमीटर पर आवर जहाँ पे स्पीड होती है, वहां पे विंड मिल को स्टैब्लिश किया जाता है ताकि उसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया जा सके। तो यही सारी चीजें हैं। तो पावर ऑफ विंड आप समझ सकते हैं, बिल्कुल इसकी थ्योरी को एक बार आप पढ़ लेंगे। उसके बाद इरेगुलर विंड्स क्या है कि जब किसी भी एरिया के अंदर जब हवाएं हैं वो रेगुलर एक जैसी नहीं चलती, यानी साइक्लोन्स वगैरह की अगर आप बात करेंगे तो साइक्लोन में क्या होता है? अगर साइक्लोन की आप बात करेंगे तो जैसे यहाँ पे एक इसका होता है सेंटर, तो जहां सेंटर होता है वहां पे एयर का प्रेशर वो बहुत ज्यादा लो हो जाता है। ठीक है, और इसके जो चारों तरफ जहां जितना इसका एरिया होता है वहां पे जो एयर का प्रेशर है वो काफी ज्यादा हाई होता है। अभी जो साइक्लोन है इसकी विड्थ यहाँ पे हो सकती है आपकी 500 से लेकर के आपका 3000 किलोमीटर। ठीक है, इतने इतने ज्यादा विड्थ इसकी हो सकती है। 500 किलोमीटर का एरिया आप देख सकते हैं, इतने कितना बड़ा साइक्लोन एक हो सकता है। और ये काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, कई बार काफी ज्यादा डैमेज दे करके जाते हैं ह्यूमन लाइफ को। एंड जो हाउसेज वगैरह होते हैं, हाउस होल्ड जितने भी मटेरियल्स होते हैं, काफी बार बहुत डैमेज करते हैं जो साइक्लोन्स होते हैं। इनकी वजह से वहां पे लाइटनिंग है, एक टेरर सा क्रिएट होता है। आप भी देखते होंगे जब रेनी सीजन आता है, जब मानसून वगैरह का सीजन जब आता है बेसिकली, तो यहाँ पे चारों तरफ का माहौल कुछ इस तरह का होता है कि पेड़ों का यहाँ पे इधर से उधर गिरना, ठीक है, लाइटनिंग वगैरह होना, बिजलियों का कड़कना, ये जो सारी तेज हवाओं के साथ बारिश का होना, तो ये सब एक बड़े टाइप के साइक्लोन की ही के कुछ सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, कि हमें दिखाई नहीं देता बेसिकली कि साइक्लोन है। हमारे आसपास जो कुछ साइक्लोन्स होते हैं जिनको हम देख पाते हैं, लेकिन जो बहुत बड़ी रेंज के साइक्लोन्स होते हैं उनको हम देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। तो उन सभी से जो चीजें वो होती हैं। तो यही है पावर ऑफ विंड्स। और उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है नेक्स्ट, हाइड्रो पावर।
तो ये तो हो गई आपकी विंड की पावर, यानी एयर की क्या पावर है। उसके बाद अभी आती है वाटर की क्या पावर है। तो अगर वाटर की पावर की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको चलना होगा रिवर्स की तरफ, नदियों की तरफ। तो नदियां क्या है, जहाँ पे उनके जो किनारे हैं, छोर हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, बसते हैं। अगर शुरू से भी आप बात करेंगे तो स्टार्टिंग से जो जहाँ जब अर्थ का क्रिएशन हुआ, उसके बाद में जब लोगों ने ठीक से अपने आप को पहचाना, उनका थोड़ा बहुत इवोल्यूशन हुआ, जब से वो ठीक से ढंग से रहने लगे, उसके बाद वो नदियों के किनारे जाकर के बस गए। एग्रीकल्चर को का उन्होंने उसको सोर्स बनाया, एंड वहीं से वो वाटर वगैरह लेकर के अपना जो दिल्ली की जो सस्टेंस है उसको उसको यहाँ पे सरवाइव करने लगे। तो यही सारी चीजें थी। तो जो नदियां हैं वो भी आखिर कहाँ जा करके मिलती हैं, आप सी के अंदर ही जाती हैं किसी न किसी। कहीं बहुत सारी नदियां हैं, जैसे आपको पता है ब्रह्मपुत्र हो गया, यमुना हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा, बहुत सारी नदियां हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर भी बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी रिवर्स हैं। लेकिन ये जो और रिवर्स को हमारी संस्कृति के अंदर माँ का दर्जा दिया जाता है, ये भी आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो वो इसीलिए है कि हम उनसे काफी सारी इतनी चीजें लेते हैं जो हमारे डेली सस्टेंस के लिए जरूरी है, आजीविका के लिए डेली हमारे लिए जरूरत की चीजें हमको वो फुलफिल करती है। अब नदियां जहां से बह करके जाती हैं, वो अपने रास्ते में काफी सारे डेल्टाज बनाती हैं, कई सारे रॉक्स हैं उनको तोड़ती हैं। तो वो भी कुछ न कुछ चेंजमेंट वो इन्वायरमेंट के अंदर करती हैं। तो इसलिए इनको भी हमने एक्सटर्नल मोल्डिंग फोर्सेज की कैटेगरी के अंदर डाला है। उसके बाद आप बात करेंगे ग्लेशियर्स की, तो इसके अंदर यहाँ पे जैसे इरेगुलर विंड्स थी, साइक्लोन वगैरह हमने देखा, इसके अंदर उसी तरह से ग्लेशियर है इसका एक पार्ट। ग्लेशियर क्या चीज है कि आप इसको मान सकते हैं कि चलता फिरता एक आइस का बड़ा सा टुकड़ा मान लीजिए इसको। ठीक है, क्या होता है कि कुछ जो जहाँ पे कूलिंग एरियाज होते हैं, जो ठंडे, यानी आप अगर साउथ रीजन की बात करें, यानी पोलर रीजन जो होते हैं, ठीक है, चाहे वो साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, जहाँ पे यानी पोल है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है 6 महीने के लिए। तो वो जो एरिया है वहाँ पे कभी बारिश नहीं होती। वहां पे जो स्नोफॉल है वो होता है। स्नोफॉल क्या, बारिश की बूंदें आएंगी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कूल है वहां का, वो जम जाती है हवा में ही, और उसके बाद जब वो गिरती है तो बर्फ की फॉर्म के अंदर, आइस की फॉर्म के अंदर वो गिरती है, तो वो स्नोफॉल है। ठीक है, वो स्नोफॉल जब बार बार गिरती है कहीं पे, तो जब वहां पे जो कहीं किसी सरफेस के ऊपर जब वेट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, या कहीं ज्यादा बहुत ज्यादा आइस है वो कलेक्ट हो जाती है, उसके बाद नीचे की जो सरफेस है वो वहां पे ब्रेक डाउन होने लगती है किसी तरीके से। जो सरफेस है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स है वो खिसक जाती है। तो इसके बाद जो एक ग्लेशियर है वो क्रिएट हो जाता है। ग्लेशियर यहाँ पे बहुत बड़ा एक आइस का एक बड़ा सा टुकड़ा जो चलता जा रहा है। यहाँ तक कि जो ग्लेशियर्स हैं काफी बार इतने ज्यादा हार्मफुल होते हैं कि इनके रास्ते में जो भी आता है, बड़े बड़े रॉक्स वगैरह आते हैं, माउंटेन्स वगैरह आते हैं, उनको भी तोड़ करके ये आगे की तरफ निकल जाते हैं। ठीक है, तो बड़े ये भी डेंजरस होते हैं, हार्म करते हैं। ठीक है, और जितने ये जैसे कुछ एक नदियां हैं, यमुना वगैरह, ये ग्लेशियर्स की वजह से ही बनी है। ग्लेशियर्स अपने रास्ते में चलते गए और पीछे इनके जो वाटर है वो चलता रहा, एंड उसके बाद में जो एक नदी है उसका क्रिएशन हो गया कंप्लीटली। तो समझ सकते हैं आप ग्लेशियर कितना ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। वैसे यहाँ पे अगर आप ग्लेशियर्स की बात करेंगे तो दूसरे तरीके से ग्लोबल वार्मिंग आज के टाइम के अंदर बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये टोटल जो यूनिवर्स है, टोटल जो वर्ल्ड है, उसकी जो हीट है वहां पे बढ़ने लग रही है आजकल। यानी जो स्नोफॉल है वहां पे टेम्परेचर वो इतना ठंडा हो नहीं रहा कि जो आइस है वो और ज्यादा बने, एंड जो ऑलरेडी जो आइस है वो धीरे धीरे मेल्ट होने लग रही है, पिघलने लग रही है। तो अब ये जो आइस है इसका जो वाटर है वो लगातार वहां के आसपास के जितने भी सीज है, रिवर्स है, उनके अंदर जाता है वो पानी। ठीक है, और वहां पे उनके किनारों पे जो जो सिटीज हैं, अभी जो विलेजेस हैं वहां पे, तो उनके लिए जो खतरा है वो बढ़ता जाता है। काफी बार ऐसा हुआ भी है कि हर बार मतलब डूब जाते हैं कुछ न कुछ एक दो शहर। ठीक है, और बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिनका रिक्रिएशन हुआ है जो काफी बार डूब चुके हैं। अगर उनकी आप बात करोगे हाल ही में, अगर आपको पता हो उत्तराखंड वगैरह के बारे में, देखिए किस तरह से मतलब हुआ था। तो वही चीजें हैं। उसके बाद देखिए है आपका ओशियनिक करंट्स। ओशियनिक करंट्स यानी ओशियनिक महासागरीय, एंड करंट मतलब करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, लाइक विद्युत धारा। ठीक है, वैसे ये क्या है, ओशियनिक यानी महासागरीय, करंट यानी धारा, यानी महासागरीय धाराएं। अब ये क्या है कि रिवर्स वगैरह की वजह से इनका जनरेशन होता है। ठीक है, लाइक यहाँ पे अगर ये आपका सी हो गया कोई, ठीक है, ये छोटा सा हम सी मान लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे ये नदी आके यहाँ मिल रही है, ये नदी आके यहाँ मिल रही है, ये नदी आके यहाँ मिल रही है। ठीक है, ये कोई रिवर है, यहाँ आकर के मिल रही है सी के अंदर, जितने भी नदियां हैं वो सी के अंदर बेसिकली आती हैं। तो अब यहाँ पे इस महासागरीय धारा या ओशियनिक करंट का मीन्स क्या है कि एक कोई लंबी यहाँ पे एक कोई फ्लो हो सकता है। जैसे वाटर है उसका फ्लो लगातार एक ही डायरेक्शन के अंदर चलता रहता है, और उसका जो टेम्परेचर है वो उसके जो टोटल वाटर है सी का उससे डिफरेंट है। यानी यहाँ पे जो पानी है उसकी स्पीड है वो कुछ अलग है, और ये डायरेक्शन है लगातार यहाँ पे चलता रहेगा। और इसका जो टेम्परेचर है, यहाँ का जो पानी है और यहाँ का जो पानी, इससे ये अलग है। ये दो टाइप की हो सकती है, या तो कोल्ड हो सकती है या हॉट हो सकती है।
जो ओशियनिक करंट्स हैं वो या तो कोल्ड होते हैं या हॉट होते हैं। कोल्ड वो वाले जिनके अंदर यानी आसपास का जो वाटर है उससे ज्यादा उसके पानी का कम टेम्परेचर हो, तो वो हो गया कोल्ड के लिए। एंड हॉट की बात करेंगे तो आसपास का जो वाटर है उससे अगर ज्यादा टेम्परेचर, यानी पर्टिकुलर आप देखिए कि पूरा सी है, उसका जो उसके पानी का टेम्परेचर मान लिया यहाँ पे 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन स्पेशली जो वो वाटरफॉल जा रहा है, एक जो बिल्कुल वो जो नदी अभी आई है और उसके थ्रू जो करंट अभी बह करके जा रही है, उसका टेम्परेचर आप मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो देखिए जो टेम्परेचर डिफरेंस आपको दिख रहा है, या फिर यहाँ पे बाकी का 30 है और कहीं पे दूसरा जो पानी और जो ओशनिक करंट जा रहा है उसका टेम्परेचर अभी मान लीजिए आप है आपका 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हॉट एंड कोल्ड दोनों टाइप्स की हो सकती हैं और काफी कई बार डिस्ट्रक्टिव भी होती हैं, जितने भी बंदरगाह वगैरह है, यानी जहाँ पे ये एक तो दूसरा ये जो बायोलॉजिकल जो चीजें हैं, यानी जो सी के अंदर रहने वाले जो एनिमल्स हैं, ठीक है, एंड वहां पे अगर कोई ह्यूमंस वगैरह है वो भी बंदरगाह पे जो रहते हैं तो उनको काफी ज्यादा ये इम्पैक्ट डालती हैं। एंड दूसरा जो बिजनेस करते हैं सी के रास्ते से, समुद्र के रास्ते से जहाजों के अंदर लाद करके सामान वगैरह ले जाया जाता है, तो काफी बार इनकी वजह से बहुत ज्यादा कोहरा है वो रास्ते में आ जाता है, बहुत सारे इस तरह के ओशनिक करंट्स हैं जो इम्पैक्ट डाल देते हैं उन चीजों पे। तो काफी बार यानी जो 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 बिजनेस था वो 5 डेज के अंदर कंप्लीट होने वाला था वो अभी 10 डेज के अंदर या फिर 15 डेज के अंदर या कई बार मंथ्स के अंदर भी चला जाता है। तो ये भी हार्मफुल है एक तरीके से, ठीक है, लेकिन ये सभी नेचुरल चीजें हैं, इनका कुछ किया जा नहीं जा सकता, चाहे वो आप विंड्स की बात करें, चाहे ग्लेशियर्स की बात करें, चाहे ओशियन की, हाँ ग्लेशियर्स वगैरह का जो वाटर मेल्ट हो रहा है उसको आप ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा कंट्रोल करके इसको जरूर आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो भाई बस यही था, ये जो चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट, इंटरनल मोल्डिंग फोर्स है, एक्सटर्नल मोल्डिंग फोर्स है, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, इसको कंप्लीट आपने स्टडी कर लिया है, ठीक है। और आपका जो फिर इससे आगे जो 15 to 16 एंड 17 जो चैप्टर है वो आपका सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है इस बार के लिए। तो उसके बाद जो चैप्टर है आपका उसको हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।